गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हर सब्जेक्ट की तरह सामाजिक अध्ययन का भी आपके पास में एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से कक्षा 10 के लिए वीडियो बन रहा है। तो इसमें इस बार एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से सामाजिक की 4 आपके पास में किताबें मिलेगी। उसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा सामाजिक की ये बुक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, जो बाज़ार में आपके पास में मिल जाएगी। इस तरीके की बुक है। इस पुस्तक के अंदर आपको दूसरा जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर देखेंगे। देखिए, सामाजिक आज कल के लिए इतिहास बन जाएगा। आज का दिन कल के लिए इतिहास बन जाएगा, क्योंकि आज जो सारी घटनाएं घटित हो रही है वो सारी कल के लिए एक इतिहास बन जाती है। समाज के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरीके से हमने इस समाज के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें हम इस इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। अपने इस एनसीईआरटी किताब के हिसाब से अगर हम देखें तो जानते हैं कि समाज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में आपके आया जो है लिपिबद्ध काल, सिंधु काल जिसको कहा जाता है, फिर राजपूत काल। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के काल आए। अपने इसके अंदर था भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से फैला। तो थोड़ा सा इससे पहले वाले चैप्टर की ओर जाते हैं तो पहले वाला जो अध्याय है उस अध्याय के अंदर जो है यूरोप के अंदर किस तरीके से परिवर्तन हुआ था। यूरोप के अंदर जो क्रांति हुई थी जर्मनी के अंदर और इटली के अंदर। जर्मनी में राष्ट्रवाद फैला। राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ है राष्ट्र के प्रति अपनी भावना अभिव्यक्त करना। तो थोड़ी सी हम पीछे की बात करते हैं। इसके अंदर आपके दिया है कि किस तरीके से भारत के अंदर ये राष्ट्रवाद फैला, किस तरीके से इसके अंदर एक नए जो युग क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए एक नया नेता आया और किस तरीके से लोगों ने लिया था। तो हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल की। औपनिवेशिक काल क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाता हूँ। जैसे भारत है, इस भारत के अंदर क्या हुआ था, ये था इधर यूरोप, ब्रिटेन जो है छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसमें आयरलैंड, इंग्लैंड वगैरह ये सारे जुड़े हुए थे। तो इस इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर हुई और इस औद्योगिक क्रांति के कारण जो चीज़ें हाथ से बनती थी वह चीज़ें अब मशीनों से बनकर तैयार होने लगी। जब ये चीज़ें मशीनों से बनकर तैयार होने लगी तब उनको एक नए मार्केट की, एक नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। तब वो अपने देश से जो नाविक थे वह विभिन्न दूसरे जो महाद्वीपों की ओर उन्होंने यात्राएं की और एक नई हुई थी। इसी संदर्भ में वास्को डी गामा नामक एक नाविक, पुर्तगाल का नाविक था। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था। ये है निकला पुर्तगाल से और घूमते घूमते अंध महासागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए केरल के एक जगह है काली तट नामक स्थान पर ये पहुंचा और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी उसी तरीके से इंसान रहते थे। विचारों का आदान प्रदान हुआ। अपने साथ जो वस्तुएं लेकर आया वो वस्तुएं यहाँ पर दी और यहाँ की वस्तुएं अपने साथ में लिया। इस तरीके से भारत की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आता है, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा नामक व्यक्ति, जो एक पुर्तगाल से संबंध रखने वाला था। पुर्तगाली व्यक्ति था, ये पुर्तगाल का था। इसी तरीके से कोलंबस निकला था और कोलंबस भारत नहीं पहुंचकर जो अमेरिका चला गया था, इसलिए अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और अब इस तरीके से जब लोगों को पता चला, पुर्तगाली यहाँ पर आए, डच यहाँ पर आए, अंग्रेज यहाँ पर आए, इन्होंने आकर अपना यहाँ पर बाजार जमाया। तो जब ये यहाँ पर आए, इससे उस वक्त भारत के अंदर चल रहा था मुगल काल। मुगल वंश यहाँ चल रहा था और मुगल वंश के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर उस वक्त जो शासन था वो शासन था जहांगीर का। जहांगीर के वक्त यहाँ पर सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी आया था, सर हेंगस्टीन नामक व्यक्ति आया था, व्यापार करने की इजाज़त मांगता है। फिर नहीं आया। फिर दूसरा जो अधिकारी सर टॉमस रो को भेजा, फिर वो यहाँ पर आया, व्यापार करने की इजाज़त मांगी, व्यापार करने की मिल गई। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने भारत के अंदर ये मुगल वंश भी बाद में लास्ट में इसका जो अंतिम जो शासक जो माना जाता है औरंगजेब के समय, वैसे तो अंतिम बहादुर शाह सफर था इसका शासक,
लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 के अंदर हो गई, उस वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना शासन व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1757 के अंदर एक प्रथम युद्ध हुआ था, फिर 1764 में हुआ था, जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। 1757 के अंदर आपने देखा होगा, देखो पैस से पहला और पैस से प्लासी, तो पैस से पहला और पैस से प्लासी का युद्ध हुआ था, और बै से बाद में और बै से बक्सर, जो कि बाद में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था, ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए एक घातक सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसके बाद में अंग्रेजों को भारत के अंदर दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी अधिकार, दीवानी क्या होता है, इससे अंग्रेजों का मेन मकसद था भारत से ज़्यादा धन अपने देश में लेकर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने देश में लेकर जाने का मेन मकसद था। और ये दीवानी अधिकार का मतलब इनको सारे कर सकते भी थे, इन करों के अंदर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। इस तरीके से जब भारत पर लगभग धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, विभिन्न प्रकार की संधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से, जैसे गोद निषेध नीति के अनुसार इन्होंने झांसी को हड़पा, अवध के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, अमृतसर की संधि के अंदर इन्होंने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया, राजस्थान के ऊपर इन्होंने अधिकार, सहायक संधि के नाम पर राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, मद्रास को जीत लिया इन्होंने, केरल को जीत लिया, कर्नाटक को जीत लिया। इस तरीके से लगभग करते करते पूरे भारत के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो उसी वक्त जब इन अंग्रेजों की जब लोगों को करतूत का पता चला, तो भारतीय जनता ने इनकी बगावत की थी और इनका विद्रोह किया था। वो हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों की जब मेन जो नीति थी, उस नीति का जब भारतीय लोगों को पता चल गया, तो अंग्रेजों का विरोध करने लगे, इस शासन का विरोध करने लगे थे। तो 1857 की क्रांति से पहले का जो समय था, 1857 की क्रांति का पहले का जो समय है, इस समय को कहा जाता है कंपनी का शासन, क्योंकि इससे पहले इस कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये शासन करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी 31 दिसंबर 1600 के अंदर एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कुछ व्यापारियों ने परमिशन मांग ली थी पूर्व के देशों की ओर व्यापार करने के लिए, इस कंपनी की स्थापना कर ली थी। और इसके बाद में ब्रिटेन की महारानी ने ही भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। इस तरीके से चलते चलते जब भारत के अंदर, भारत के संपूर्ण विश्व के अंदर एक जो है युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, इसको बोलते हैं विश्व का प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो अमेरिका ने भी भाग लिया था, ब्रिटेन ने भी भाग लिया था, जर्मनी ने, जापान ने, विश्व के लगभग जितने भी बड़े देश थे उन सब ने इसके अंदर भाग लिया। तो भारत के लोग भी यहाँ पर गए थे। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो विभिन्न जो है औपनिवेशिक जो इनके थे उनको भी किया था। तो इसके कारण भी भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार का विरोध हुआ। क्यों हुआ वह हम इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। और क्या हुआ था, एक चीज और यहाँ पर होती है, 1818 के बाद 1819 और 1820 की बात करते हैं। इस वक्त यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक फ्लू की महामारी फैल गई थी, एक भयंकर महामारी फैल गई थी। और इस महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो ये भी एक कारण था, व्यक्ति मर गए थे। इसके अलावा गांव के जो सिपाही थे उनको जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया था, इससे भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त था। इसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, जो वस्तुओं के जो मूल्य था ये भी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण भी गड़बड़ हो गई। इसके बाद में और अगर हम बात करते हैं, जबरदस्ती भर्ती किया गया था। और अगर बात करते हैं तो क्या हुआ, और इसके अंदर परिवर्तन देखते हैं कि क्यों अंग्रेजी सरकार का विरोध हुआ। क्यों लोगों को ये मनसा थी कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में जो सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज जो थे ये अपने वादे पर नहीं टिके। इसके कारण ग्रामीण, शहरी, मजदूर, हर वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर विभिन्न प्रकार का आक्रोश व्याप्त था। और उसी आक्रोश को
जो हवा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक निश्चित नेता की आवश्यकता थी, और वह नेता इन लोगों को मिल गया था। वो 1915 के अंदर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब वापस लौटकर आए, तब इनको वह चीज़, वह नेता मिल गया जो इनको एक निश्चित दिशा में निर्देशित कर सके। ये दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? महात्मा गांधी का थोड़ा सा अगर हम परिचय ले लेते हैं तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर इनके साथ में रंग के आधार पर भेद किया गया। तो रंग भेद नीति या नस्लवादी जो सरकार है, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, और उस आंदोलन के अंदर इनको विजय भी प्राप्त हुई थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर दो जातियां थी। एक तो रंग के आधार पर भेद होता था, इनको अश्वेत कहते थे, जिनको काले लोग कहते थे। एक थे श्वेत लोग, जिनको गोरे लोग कहते थे। तो ये श्वेत लोग इन अश्वेत लोगों को अपना गुलाम समझते थे। तो महात्मा गांधी को भी ये जो रंग में काले थे, इसलिए इनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो इन्होंने अश्वेतों के लिए रंग भेद नीति का अनुसरण किया, और रंग भेद नीति का जब इन्होंने अनुसरण किया, इनके अश्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए इस सरकार को जब इनके सामने झुकना पड़ा, तो 1915 में जब महात्मा गांधी वापस भारत लौटे, तो यहाँ पर भी वैसी ही सेम कंडीशन थी, क्योंकि गोरे लोग यानी अंग्रेज लोग जो है भारतीय लोगों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने यहाँ आते ही क्या किया? यहाँ आते ही 3 आंदोलन किए। देखो 3 आंदोलन याद कैसे कर रहे हैं सर? याद करने का सीधा सा फार्मूला है 1915 के बाद में 1916, 1917, 1918। महात्मा गांधी ने आके यहाँ भारत में आते ही बिगुल बजा दिया। बिगुल से मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन्होंने बिहार के अंदर आंदोलन किया, फिर गुजरात के अंदर, बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर, और फिर 18 में किया इन्होंने अहमदाबाद के अंदर सूती मिल मजदूरों के लिए। बिहार के अंदर क्या किया? यहाँ नील की खेती की जाती थी। ये नील क्या होता है? नील की खेती। नील कपड़े को रंगने के लिए प्रयुक्त की जाने वाला एक पौधा था। कपड़े को, जैसे सूती वस्त्र उद्योग थे, वो सूती जो कपड़ा होता है वह सफ़ेद होता है, उसको नीला रंग करने के लिए इसकी खेती की जाती थी। तो इन मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो इनके विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। फिर बाद में गुजरात के अंदर खेड़ा नामक, ये चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में, ये गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर, और अहमदाबाद में सूती मिल जो है मजदूर थे, इनका आंदोलन किया था। और याद रखने की बात है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सूती मिल आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के अंदर सूती मिल आंदोलन, मजदूर आंदोलन के अंदर किया गया था। अब महात्मा गांधी यहाँ पर आए, और महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के अंदर ये प्रयुक्त हो गए थे। अब बात करते हैं, और महात्मा गांधी इस सारे चीज को किस रूप में देखते थे? वे इस सारी चीज को सत्याग्रह के रूप में देखते थे। ये क्या होता है? सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की खोज। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना या सत्य की शक्ति, सरकार का विरोध करना। किस रूप में? अहिंसा के रूप में। अहिंसा के साथ सरकार का विरोध करना। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। मन से, वचन यानी बोलकर, कर्म यानी कार्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। महात्मा गांधी का क्या मानना था? महात्मा गांधी का ये मानना था कि इसका सीधा सीधा महात्मा गांधी ने अर्थ दिया कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है।
केवल अहिंसा के सहारे ही इस संघर्ष को सफल किया जा सकता है। हिंसा को इसके अंदर कभी स्वीकार नहीं किया गया था। इस तरीके से जब महात्मा गांधी ये आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते करते ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन नीतियों का विरोध कर रहे थे, उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को, भारतीय क्रांतिकारियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया। वह कानून जो है इस भारत के, इस महात्मा गांधी के जो इतिहास को जानने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। उस कानून का नाम आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट जिसको कहा जाता है काला कानून। दूसरा इसका नाम आता है शैतान की करतूत। शैतान की करतूत। यह पारित किया था 1919 में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जल्दबाजी में इस कानून को जब पारित कर दिया, तो इस कानून के अनुसार राजनीतिक क्रांतिकारी व्यक्तियों को, राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इस कानून को पारित किया गया था। उनको 2 वर्ष तक संदेह के आधार पर संदेह या शक के आधार पर 2 वर्ष तक उनको पकड़कर कारावास यानी जेल में डाल दिया जाता था, कारावास में डाल दिया जाता था। और 2 साल के लिए इन व्यक्तियों को उसी जेल में रहना पड़ता था। इन व्यक्तियों को ना वकील, ना अपील, ना दलील करने की कोई इजाज़त थी। जब इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया, उन पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में डालने का इजाज़त मिल गया था। तो ये कानून एक अन्यायपूर्ण कानून था। तो इस अन्यायपूर्ण कानून को रोकने के लिए 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन रखा गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हड़ताल का आयोजन रखा गया था और विभिन्न जो शहरों के अंदर रैलियां निकाली जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे। रेलवे वर्कशॉप जो है वो बंद कर दिए गए थे। काम करने वाले जो लोग हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई थी और रेलवे और टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाओं को बंद कर दिया गया। तो स्थानीय जो नेता थे, इन सरकार ने स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया और महात्मा गांधी जो थे, इन महात्मा गांधी को भी सरकार ने जो है दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल चल गया। तब इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को, इन सब को रोकने के लिए शहर में लगा दिया मार्शल लॉ। 10 अप्रैल को इसको लागू कर दिया गया था और इसकी मार्शल लॉ की जो कमान सौंप दी थी, वह सौंप दी जनरल डायर को। जनरल डायर को इसकी सारी कमान जब सौंप दी गई थी, 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ में इस आंदोलन का विद्रोह किया गया। विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं, उन सेवाओं को ठप कर दिया गया था। रेलवे, संचार, टेलीग्राम, सारी सुख सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी और विभिन्न जो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को भी दिल्ली में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो शहर में मार्शल लॉ कहते हैं, कर्फ्यू को, आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 5-4 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और इस सब की जो है बागडोर ब्रिटिश सरकार ने सौंप दी थी जनरल डायर को। जनरल डायर को इसकी सारी बागडोर सौंप दी। उस वक्त एक और घटना घटित हो जाती है जो कि भारतीय इतिहास में काले कानून के नाम से या फिर काला दिन माना जाता है। क्या था वो, क्या घटना थी जिसके कारण भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी उस घटना के बारे में सुना वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला
बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ? पंजाब के अमृतसर में। क्या घटना घटित हुई, कैसे हुआ? क्योंकि यह शहर से दूर था और यहाँ पर सालाना मेला था, बैसाखी का मेला। बैसाखी का मेला का आयोजन किया गया था और यहाँ पर बैसाखी के मेले के अंदर सिख समुदाय के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और जलियांवाला जो बाग है उस बाग के अंदर ये सारे एकत्रित हुए थे। ये इस तरीके से गोल आकृति में, इसके निकलने का यहाँ एक ही रास्ता है, बाकी अंदर इस तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ पर जब सिख समुदाय के लोग एकत्रित हुए, इस बात की सूचना जनरल डायर को जब इस बात की सूचना मिल जाती है तो जनरल डायर यहाँ पर आ जाता है। किसके साथ? अपनी सेना की टुकड़ी के साथ में यहाँ आ जाता है और आकर इस बाग को चारों ओर से घेर लेता है और घेरने के साथ साथ ये जो अपनी सेना को गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आज भी अगर आप पंजाब के अमृतसर शहर में जाओगे तो वहाँ पर इस जलियांवाला बाग अगर आप देखने के लिए जाते हो तो उन दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी आपको दिखाई देंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, अमृतसर है। अमृतसर के अंदर स्वर्ण टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है, उसके जस्ट पास में मतलब 3 या 4 किलोमीटर दूरी है ये। कभी जाओ तो देख के आना। यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 379 व्यक्ति मारे गए थे। ये ब्रिटिश सरकार का सर्वे था और कांग्रेस ने सब इसकी सर्वे की तो यहाँ पर लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जैसे ही ये आंदोलन की सूचना विभिन्न शहरों में फैली, हर जगह ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाने लगा। इस अनैतिक कार्य का जगह जगह जब विरोध किया गया तो भारत के विभिन्न लोग हड़तालें करने लगे, सड़कों पर उतर गए और सरकारी इमारतों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लूटना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने और ज़्यादा इन सब लोगों को रोकने के लिए जो क्रांतिकारियों को और ज़्यादा अपमानित किया, उनको पकड़ा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह चीज़ें क्रांतिकारियों के साथ में की गई थी। उनको पकड़ा गया, उनको सड़क के ऊपर घुटनों के बल चलने के लिए प्रताड़ित किया गया था। अंग्रेजी जो अफसर है, उन अफसरों को रोकने के लिए हर अफसर को सलाम करना पड़ता था। उनको घुटने के ऊपर रखा जाता था, रोड के ऊपर, घुटनों के ऊपर रखा जाता था। विभिन्न प्रकार के उनके ऊपर जो कोड़े बरसाए गए थे, अत्याचार किया गया था। इस तरीके से जब ये आंदोलन धीरे धीरे सब जगह फैलता गया, तब इसका विरोध महात्मा गांधी के भी दिमाग में आया उस वक्त कि अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है तो यहाँ पर 2 प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनको साथ में रखना जरूरी है। वो था हिंदू और मुस्लिम समुदाय। हिंदू और मुस्लिम समुदाय को वर्ग के व्यक्ति जब तक मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ओटोमन सम्राट टर्की हार गया था। इसके ऊपर एक अपमानजनक संधि थोपी गई थी जो खलीफा के खिलाफ थी। खलीफा जो इस्लाम का एक बहुत बड़ा जो नेता होता है उसको कहा जाता है, उसके खिलाफ थी। तो इस प्रकार महात्मा गांधी को हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए एक मंच मिल गया था, एक
उनको एक मौका मिल गया था। तो बम्बई के अंदर दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ में मिलकर महात्मा गांधी ने एक समिति बनाई जिसका नाम था खिलाफत समिति। खिलाफत समिति और आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और साथ में ही महात्मा गांधी को अब तक ये समझ में आ गया था कि जब तक ब्रिटिश सरकार का सहयोग भारतीय व्यक्ति करते रहेंगे तब तक इसको ब्रिटिश सरकार को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, खदेड़ा नहीं जा सकता। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम आता है हिंद स्वराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। ये पूछा भी गया है आपके बोर्ड पेपर में, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस अध्याय से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है और कब लिखी। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है हिंद स्वराज। इसके अनुसार महात्मा गांधी का मानना था कि अगर भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का साथ देना छोड़ दे तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश सरकार का शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके लिए महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों को उचित प्रशिक्षण देने की बात की थी कि किस तरीके से इनको सहयोग करना चाहिए, कैसे इस आंदोलन को चलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। सीधी सी बात है, असहयोग, सहयोग का मतलब साथ देना, असहयोग का मतलब साथ नहीं देना। साथ नहीं देना किसका? ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देना, ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देना। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ने, जो विद्यार्थी थे, इन्होंने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया, स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, विदेशी वस्त्रों का त्याग किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। प्रांतीय चुनावों का बहिष्कार किया गया, प्रांतीय चुनावों का बहिष्कार किया गया था। साथ में ही सविनय, देखो क्या शब्द है यार, सविनय, अवज्ञा, विनय के साथ, अच्छे आचरण के साथ अवज्ञा, अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानना है, इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, उसमें किस तरीके से इस स्वराज की स्थापना की थी 1920 के अंदर। इधर लिख देता हूं मैं, आपको शायद नहीं दिखेगा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 1920 याद रखना, अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस के सानिध्य में किया गया था, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ और इस असहयोग आंदोलन के ऊपर स्वीकृति दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दे दी गई थी। ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से, किन किन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया,
किस तरीके से आगे बढ़ता है, सामाजिक समूह में किस प्रकार के विचार थे, ये हम अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन किस तरीके से लेंगे। आज मैं थोड़ा सा इस जो मैंने आपको समझाया है इसके मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, वह प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, जो इस प्रकार है। ये 5 प्रश्न है जो आपके अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखना है। देखो, सबसे पहले सत्याग्रह का अर्थ आपकी किताब में आया हुआ है, उस किताब के अंदर से लिखना है। फिर महात्मा गांधी पुनः भारत कब लौटे, महात्मा गांधी के शुरुआती 3 आंदोलन मैंने आपको बताया था अभी कि कौन कौन से थे, और रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में लिखना है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर लिखना है, और वापस जब भी आपको बुलाया जाए विद्यालय में आकर मेरे से चेक करवाना है। अगर उत्तर नहीं लिखे हुए मिले तो फिर मैं आपको और ज़्यादा इनको दोबारा करने के लिए काम दूंगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी कॉपी में इसी वक्त कर लें ताकि वर्कलोड आपके ऊपर नहीं बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए समय देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं।